हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का री क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए हैं और उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। मैंने आपको परसेंट वी बाई वी, परसेंट वी, डब्ल्यू बाई वी, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। ठीक, कंसंट्रेशन हमने बेसिकली पढ़ा था। कंसंट्रेशन में हमने परसेंट, इसमें दो ग्रुप में मैंने डिवाइड किया था, ग्रुप ए ग्रुप बी। एक आपका वॉल्यूम रिलेटेड होता है, एक आपका मास रिलेटेड होता है। तो हमने ग्रुप ए को स्टार्ट किया था और उसमें पहले दो जो थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। क्या क्या थे? परसेंट वी बाई बी और परसेंट डब्ल्यू बाई बी। चलो अब आज हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी, क्या बात करते हैं कि बात करते हैं मोलैरिटी क्या होता है। देखो, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफिनीशन देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, वही क्या होता है? वही हमारा मोलैरिटी होता है। तो मोलैरिटी को हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं। मोलैरिटी M इज इक्वल टू क्या हुआ? मोल्स कितना, किसका? सॉल्यूट का मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। अब देखो, इसमें हम लोगों ने एक चीज और बताया था कि मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हमने मोलर मास लिखे। ठीक, इसका हो गया इनटू ये नीचे ही है क्या? वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, अब ये वॉल्यूम हमने लीटर में लिखा है। अगर हम इसको वॉल्यूम मिलीलीटर में कर दें तो क्या हो जाएगा? ये अपॉन एम नॉट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मोलैरिटी हो गया। ये क्या हो गया? मोलैरिटी। हर एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्यूट पूछ ले और आपको मोलैरिटी गिवन हो, अगर मोलैरिटी गिवन हो और आपसे मास ऑफ सॉल्यूट पूछ ले, तो यहां से W मास क्या हो जाएगा? M मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये भी एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, जिसकी जहां जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम लोग इसका यूज कर लेंगे। समझ में आ रही चीज ना कि मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वो उसका क्या कहलाता है? मोलैरिटी। ठीक है, इतना नोट कर लो। तो हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर। 30 ग्राम यूरिया जो है इसको डिजॉल्व किया गया वाटर में, सफिशिएंट वाटर में इसको डिजॉल्व किया गया टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिससे सॉल्यूशन कितना बना? 2 लीटर। तो आपको डिटरमिन करना है, पहला पूछता है कि परसेंट W बाई V बताओ।
कि परसेंट W/V क्या आएगा उसको बताओ पहले, फिर उसके बाद आप मोलरिटी बताओ। तो देखो पहला हम बात करते हैं परसेंट W/V। W मतलब कि कितना आपने यूरिया लिया हुआ है। गिवन मास कितना है भाई 30 ग्राम, गिवन मास कितना 30 ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे मिलीलीटर में, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ किस में होता है ml में, तो यहाँ पे 2 लीटर मतलब 2000 ml। ठीक, अब परसेंट निकालना है तो क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करो तो देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.5%। ठीक, ये परसेंट W/V हमारा हो गया। अब चलो अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या बोला है कि मोलरिटी बताओ भाई। तो सबसे पहले यूरिया है ना, तो अब यूरिया का पहले फॉर्मूला क्या होता है, आइडिया है आप लोग को, किसी को पता है, पढ़े होंगे आप लोग। यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, ये क्या है यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक, तो अब यहां पे क्या करते हैं, इसका पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। तो इसका मास क्या होगा, N का भैया देखो होता है 14 प्लस 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 14 प्लस 2, ऐड कर दो भाई 14 2 16 16 16 32 10 42 6 48 49 एक मिनट 16 16 16 48 60, तो इसका मास कितना हो गया भाई 60। अब देखो मोलरिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि मोलरिटी अभी क्या बताया कि मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो अब यहां पे आपको मास तो दिया है, W आपको सॉल्यूट का दिया है, कितना दिया है, कितना है भाई 30 ग्राम, ये तो आपको गिवन है। हमने मोलरिटी लिखी, मोलरिटी लिखा कि आपको N/V इन लीटर, यही होता है। N को लिखा W/M, W/M का मतलब 60 इंटू लीटर में लिखना है तो क्या करेंगे 2 लीटर। तो अब हम लोग यहां पे इसको ml में चेंज कर लेते हैं, तो ये 2 लीटर 2000 ml के बराबर हो जाएगा। ठीक, और 2000 इंटू 30/60, ये हो गया मोल्स हो गया अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में, हाँ ml में करना था तो 1000 बाई वो हो गया 2000। अब यहां से सॉल्व कर लिया तो ये क्या मिल गया आपको 30/60 1/2 1/4 मीन्स 0.25 मोलर, 0.25 मोलर। इसको क्या पढ़ते हैं मोलर, क्या पढ़ते हैं मोलर। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया, कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अभी आपको फॉर्मूला बताया गया, अगर वो रिमाइंड है आपको याद आ गया तो आप लगा सकते हो, नहीं याद आया अगर आपने पढ़ा है तो कर पाओगे, नहीं तो अगर आप देखो कोई दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है रट लो, फॉर्मूले को रट लो एकदम। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई एक चीज और देख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इसको डिफाइन करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट mass of solute in per liter of solution is known as strength।
इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास है सॉल्यूट का, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम इसको एज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जब हम मास ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं तो ये किस में होगा, ये होगा आपका ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, स्ट्रेंथ। अब इसका यूनिट अगर बात करोगे, इसकी यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर लीटर। इसकी यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर लीटर। चलो यहां देखिए, इसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर लीटर। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, W बाई वी एल, वी इन लीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गई। अब अगर हम चाहते हैं कि रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, मतलब S और M में हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो, अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारा मोलैरिटी था वो क्या था, वो था W बाई एम नॉट इंटू VL, यही था ना, यही था। अब देखो यहां पे ये जो W बाई VL है, ये यहां पे क्या है, S है। ठीक, तो यहां से क्या मिल गया, M इज इक्वल टू, यहां से मिला मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये हो गया S बाई एम नॉट। ठीक, तो यहां से हो गया क्या हमको मिला, S स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ये एक नया हमको रिलेशन फाइंड हो गया, किसमें, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में। स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में क्या रिलेशन मिल गया, जो स्ट्रेंथ होगा वो मोलैरिटी इंटू मोलर मास के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मेलिटी की। ये हमारा चौथा था, ये क्या था, नॉर्मेलिटी। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मोलैरिटी को कैपिटल M से करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक, तो ये इसकी डिफिनीशन देखिए, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट the number of equivalents या ग्राम equivalents of solute in per liter of solution, in per liter of solution। ये क्या होता है, यही नॉर्मेलिटी होती है। The number of equivalents or gram equivalents of solute in per liter of solution is known as normality। अब ये इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां से n हमको क्या मिल गया, n मिल गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, EQ से इक्विवेलेंट्स हो गया, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, तो ये हमारा हो गया। इसको अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं EQ अपॉन VL। ठीक, ये तो हो गया हमारा नॉर्मेलिटी। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि देखो, अब हम लोग एक चीज पढ़े थे कि मोल्स, जो हमारा मोल्स होता था वो क्या होता था,
N इज इक्वल टू W बाई एम नॉट। ये पढ़ा था हम लोगों ने, मोल्स इज इक्वल टू W बाई एम नॉट पढ़ा था। अब देखो ये इक्विवेलेंट है क्या, इक्विवेलेंट जो होता है ये क्या होता है, ये होता है W गिवन मास अपॉन EM। अब ये फिर से नई एक चीज आ गई, EM ये क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर EQ बाई EM आ गया तो अब यहां से हम इसी में रख देते हैं, तो हमको ये क्या मिल जाएगा, देखो W बाई EM इंटू VL। ठीक, ये इतना मिल गया। अब देखो EM जो होता है, अब ये जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है EM, जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है EM, ये क्या होता है, ये होता है मोलर मास अपॉन N फैक्टर। फिर से एक नई चीज आ गई, अपॉन N फैक्टर, फिर से एक हमको नई चीज मिल गई भाई। अब EM की वैल्यू फिर वहां रख दिया, तो अब देखो ये फिर से क्या बन गया, EM तो W बाई एम नॉट इंटू N फैक्टर अपॉन V इन लीटर। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए। ये हमारा क्या बन गया, नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग फिर N फैक्टर निकालना आपको सिखाएंगे हम आपको कि N फैक्टर कैसे निकलता है। अब देखो नॉर्मेलिटी के लिए इतने फॉर्मूले बन गए, जिसकी जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम लोग यूज करेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। फिर इसी को इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम बोल दिया, इसी इक्विवेलेंट को क्या बोला, W बाई EM। EM क्या था, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। फिर हमने EM को डिफाइन किया, EM क्या था, गिवन मास, अरे मोलर मास अपॉन N फैक्टर। फिर इतना हमने लिखा दिया। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि ये भैया N फैक्टर क्या होता है और इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, ये N फैक्टर क्या होता है और इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, अब हम बात करते हैं कि ये N फैक्टर कैसे निकलता है, क्योंकि इसके बिना तो हम लोग नॉर्मेलिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो N फैक्टर पहले हम लोग निकालना सीखते हैं, फिर नॉर्मेलिटी तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि हमने सारे फॉर्मूले बना लिए हैं। चलो, तो N फैक्टर निकालने के लिए अब हम इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए बात करते हैं कि अगर हमने इन केस ऑफ एसिड, अगर हमने एसिड लिया है, अगर हमने क्या लिया है, एसिड लिया है, तो उस केस में N फैक्टर कैसे निकलेगा। तो देखो, नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन, कितना नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन होता है बाई एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन is known as N factor. In aqueous solution, is known as N factor। मतलब अगर एक्वस सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन एसिड देता है उसी को बोलते हैं उसका N फैक्टर। अब देखो कैसे इसको समझेंगे। देखो, जैसे मान लिया हमने HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो HCl क्या होता है, HCl किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा।
तो अब कहता है कि जब हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयन कितने हैं, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ H प्लस आयन कितना है भाई, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1। एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। चलो फिर एक बात करते हैं, एक और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया H2SO4, H2SO4 का अगर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो पानी में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये H प्लस 2H प्लस SO4 माइनस आयन देगा। तो भैया यहां पे H प्लस आयन कितना मिला, 2 मिला, तो यहां से इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे क्या है कि मान लिया जो इक्वेशन हमको दी है पहले से, हमें इक्वेशन पहले से दी गई है कि H2SO4 जो है ये दिया गया है इक्वेशन कि भैया यहां से एक H प्लस आयन निकला प्लस HSO4 माइनस आयन हो गया। अगर इक्वेशन ऐसी गिवन होगी तो यहां पे हम देख लेंगे कि H प्लस आयन कितना है, तो यहां पे इसका एन फैक्टर कितना होगा, यहां पे एन फैक्टर इसका 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, ये एक H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। ठीक है। अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH, हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया तो यहां से क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। यहां भी देखा तो कितने H प्लस आयन आए भाई, 1, तो यहां से भी एन फैक्टर क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो ये एन फैक्टर हमने निकालना सीखा किसका, एसिड का। जब एसिड का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो वो कितने H प्लस आयन देता है, वही उसका क्या कहलाएगा, वही उसका एन फैक्टर कहलाएगा। समझ गए। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अगर हम बेस लेते हैं, अभी हमने एसिड लिया था तो वहां से क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने वो देगा वो हमारा क्या होता था, उसका एन फैक्टर होता था। अगर हमने बेस लिया हुआ है तो यहां से क्या होगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय बेस इज नोन इट्स एन फैक्टर। वो उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। एसिड में क्या, H प्लस आयन, और बेस में क्या, नंबर ऑफ OH माइनस आयन। अब जैसे देख लो, जैसे मान लिया हमने क्या लिया, एक बेस लिया। कौन सा बेस लिया, NaOH लिया, NaOH। तो जब इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो ये क्या होगा, ये Na प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक होगा। तो इसका मतलब है कि इसका एन फैक्टर कितना हो गया भाई, OH माइनस आयन कितने रिलीज हुए, 1, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। ठीक है। अगर आपने KOH ले लिया तो यहां से भी क्या होगा, K प्लस OH माइनस, तो यहां से भी एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब अगर मान लिया हम तीसरा कंडीशन लेते हैं। तीसरा क्या केस था कि इन केस ऑफ सॉल्ट, हम सॉल्ट की केस लेते हैं कि सॉल्ट के केस में भाई क्या होगा, एन फैक्टर हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो यहां पे क्या होता है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज is known as its n factor। मीन्स कि अगर हमें किसी सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना हो तो
उस सॉल्ट में टोटल मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कितना है, तो वही उसका n फैक्टर होगा। अब इसको कैसे, देखो ऐसे समझते हैं, जैसे हमने एक सॉल्ट लिया Na2CO3, हमने क्या लिया, Na2CO3 क्या ले लिया, एक हमने सॉल्ट ले लिया। अब यहां देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, Na पे कितना पॉजिटिव चार्ज, एक होता है तो 2 Na है तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव और इस पे 2 निगेटिव चार्ज। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लिया हमने एक दूसरा सॉल्ट ले लिया NaCl, हमने क्या किया, एक सॉल्ट लिया NaCl। अब Na पे पॉजिटिव चार्ज कितना, इतना, Cl पे कितना 1 माइनस, तो टोटल मैग्नीट्यूड में कितने चार्ज हुए, 1, तो यहां पे n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट के केस में हो गया। एक और सॉल्ट ले लेते हैं Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस, ये हमने एक सॉल्ट लिया। ठीक, अब यहां देखो तो कितने पॉजिटिव, Al पे कितने पॉजिटिव होते हैं, 3, तो 2 एटम लिए हुए तो 3 दूनी 6 प्लस 6, SO4 पे 2 माइनस तो 3 2 जा 6, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग n फैक्टर निकालते हैं, किसका, सॉल्ट का, सॉल्ट का n फैक्टर हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालते हैं। हम सारे n फैक्टर निकालना सीख लेते हैं तो नॉर्मेलिटी तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक, क्योंकि n फैक्टर एक नया टर्म है, ये पता होगा तो EM निकाल लेंगे, EM पता होगा तो हम सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सारा फॉर्मूला हम लोग बना चुके हैं। तो चलो अब n फैक्टर निकालना सीखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज इट्स n फैक्टर। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वही उसका क्या कहलाएगा, n फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लिया हमने एक लिया KMnO4, हमने KMnO4 लिया और हमने एसिडिक मीडियम में, इसका यूज टाइट्रेशन में आप लोग अक्सर करते हो। ठीक है, हमने एसिडिक मीडियम में इसको किया, तो अब यहां पे क्या होता है, ये एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये खुद को क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो यहां पे क्या होगा कि ये रिड्यूस होके कहां चला जाएगा, किसमें बदल जाएगा, Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे चेक करें कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो चलो भाई बात करते हैं, इसके पे कितना चार्ज, +1, ऑक्सीजन पे कितना, 1 पे -2, 4 पे -8, इसका -2 हो गया, मतलब -8 +1 -7, तो इस Mn पे क्या हो गया, +7 का चार्ज था। अब यहां से ये +7 से कहां जा रहा है, +2 पे जा रहा है, तो इसने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसलिए इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 5। इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यही KMnO4 है, इसको अगर बेसिक मीडियम में हमने ले आते हैं, इसी KMnO4 को
बेसिक मीडियम में। ठीक, तो अब ये क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये हो जाता है K2MnO4। K2MnO4। अब यहां पे देखो Mn का कितना +7। अब यहां देखो कि Mn किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखो ये हो गया -8, ये हो गया +2, ये हो गया -6, इसका मतलब +6। अब यहां से यहां कितना था +7, यहां कितना हो गया +6, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना 1, तो इसलिए एन फैक्टर कितना भाई 1, एन फैक्टर कितना 1। अब देखो अगर मान लिया यही KMnO4 है, यही KMnO4 है, न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, MnO2 में। यहां पे Mn के पास +7, यहां Mn के पास -4, तो इसके ऊपर +4, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 3 इलेक्ट्रॉन ना, तो यहां से इसका एन फैक्टर कितना 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एन फैक्टर निकालना हमने सीख लिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट मास अगर निकालना होगा, इक्विवेलेंट मास अगर तीनों केस के लिए बोल देता है, इक्विवेलेंट मास निकालिए EM, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, EM पढ़ा था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यही पढ़ा था, EM = मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास KMnO4 का H+ मीडियम में, KMnO4 का H+ मीडियम में EM कितना होगा, तो देखो मोलर मास जो इसका होता है 158, और इसका हमने क्या निकाल लिया NF, मतलब ये हमने लिखा मोलर मास अपॉन NF। ठीक है, एन फैक्टर, तो यहां पे इसका एन फैक्टर H+ मीडियम में कितना है भाई 5, तो ये हो गया 5 से डिवाइड कर दिया। और अगर यहीं पे हम बोलें कि भैया एसिडिक मीडियम में बताओ कि EM इक्विवेलेंट मास जो होगा KMnO4 का OH- आयन मीडियम में, ये क्या हो जाएगा 158, इसका क्या हो गया मोलर मास अपॉन इसका एन फैक्टर कितना है एसिडिक मीडियम में 1, तो ये हमारा इक्विवेलेंट मास निकल के आ गया। अगर यहीं पे बोले कि भैया इक्विवेलेंट मास निकालो KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम में, किसमें न्यूट्रल मीडियम में निकालो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल मीडियम में अगर निकालने के लिए बोला तो ऊपर तो मोलर मास तो 158 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आपका एन फैक्टर कितना आया था 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है यार, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, एन फैक्टर निकालना सीख लिया। अब इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो अब सारी चीजों को एक जगह हम लोग कर लेते हैं, जो भी चीज अभी तक पढ़े हम लोग नॉर्मेलिटी में, उसको एक जगह फिर से रिमाइंड कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट हमारा। देखो अभी हमने नॉर्मेलिटी जो पढ़ी, नॉर्मेलिटी कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो N है नॉर्मेलिटी है, ये क्या है EQ अपॉन V इन लीटर, यही पढ़ा था। ठीक है, इक्विवेलेंट अपॉन VL इन लीटर में। फिर इसी को हमने बोला था कि ये क्या हो जाएगा W बाई मोलर मास इंटू VL। ठीक, जो हमारा सॉरी W बाई EM इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट,
W बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू VL। फिर इसी EM को हमने क्या लिखा था, W अपॉन EM को लिखा था कि मोलर मास m0 अपॉन n फैक्टर, तो n फैक्टर ऊपर चला गया अपॉन VL, यही पढ़ा था। अब देखो यहां पे जो ये W अपॉन m0 इंटू VL है, ये क्या होता है, हमने मोलैरिटी पढ़ी थी ना, मोलैरिटी क्या पढ़ी थी कि m इज इक्वल टू W बाई m0 इंटू VL, यही पढ़ा था ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से n इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू n फैक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, बहुत अच्छा फॉर्मूला एक आ गया। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या हो गया, रिलेशन। ये किसमें रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ये किसके बीच में रिलेशन है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। अगर हमने n फैक्टर निकाल लिया है और मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने नॉर्मेलिटी को क्या पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी क्या था हमारा, EQ बाई VL, यही था ना, यही लिखा गया है EQ बाई VL। और जो मोलैरिटी होता था वो क्या होता था, मोल अपॉन VL इंटू n फैक्टर। अब यहां से देखो तो ये VL क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। जब ये कैंसिल हो गया तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया कि इक्विवेलेंट ये क्या होता है, n इंटू मोल्स इंटू n फैक्टर। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हमें फॉर्मूला मिल गया। अभी हम इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये क्या है, ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, इसको आप लोग को हमेशा जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए आराम से। और आज जो भी चीजें हमने बच्चों पढ़ी हैं इसको एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। और कल हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये अलग है क्योंकि मोलैरिटी और जो परसेंट V बाई V, परसेंट W बाई V, ये सब जो था ये थोड़ा आसान था। ये नॉर्मेलिटी में क्या है, नए नए टर्म्स आ गए, EM आ गया, EQ आ गया, n फैक्टर आ गया, तो ये सारी चीजें हमें पता होंगी तभी हम नॉर्मेलिटी निकाल पाएंगे। इसको लोग थोड़ा बाद में पढ़ाते हैं, जब काफ़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं तब नॉर्मेलिटी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने आपको यहीं पढ़ा दिया ताकि आप एक तरीके से रिलेट कर पाओ। नहीं तो फिर क्लास में क्या होगा, फिर आपको फिर से रिवीजन करना होगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपका काम है कि ये जो भी चीज़ पढ़ाई गई है इसको एक बार रिवीजन कर लें, और जब इस पे कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से लगा पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं नॉर्मेलिटी के। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, और कल क्लास हम मिलते हैं तो फिर इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। एक आप लोगों से गुजारिश है बच्चों की, हमने क्लास 12th का और क्लास 11th का कंप्लीट हमारा वीडियोस लाइव हो रहा है, पर डे वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल्स में सर्कुलेट कीजिए वीडियोस को। और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो री क्लासेस का मोबाइल ऐप है उसको जरूर इंस्टॉल करें, क्योंकि अभी आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल रहे हैं, लेकिन ये
फ्यूचर में ये आपको नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, ये आपको मेनली 1 मंथ के लिए दिया जा रहा है। 31 जुलाई के बाद ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, सर्टेन वीडियोस मिलेंगे, सारे वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो हमसे तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, और उसमें क्या है कि हम आपको बैचेस में ज्वाइन कर देंगे, जिससे आप केवल क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाओगे, इसके साथ साथ आप असाइनमेंट्स आपको मिलेगा टाइम पे, आपको डीपीज मिलेंगी, आपको वहां पे क्या होगा कि लाइव डाउट सेशन हमारा होगा, तो वहां पे आप हमसे लाइव जुड़ पाओगे। अदरवाइज आप केवल क्लासरूम में वीडियोस ही आप देख पाओगे। और हमारे ऐप के थ्रू सबसे अच्छा बेनिफिट आपका ये है कि हमारे साथ आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट, और उसका आपको पूरा इवैल्यूएशन मिलेगा, पूरा आपका ग्राफ बन के आएगा कि कितना मार्क्स आपने अटेंड किया, कितना एक्यूरेसी है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वहां से आपको सारी चीजें आपको एक तरीके से सिस्टमेटिक, जैसे आप ऑफलाइन मोड में पढ़ते हो वो सारी चीजें वहां से मिलेंगी। इसलिए आप उसको जरूर इंस्टॉल करो और हमारे बैच में ज्वाइन हो, जिससे आप बहुत सारे और मटेरियल्स का फायदा उठा सकते हो। यहाँ तो केवल आप वीडियो क्लास ही देख पाओगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करो, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करो और पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।